हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आर के एक्सप्लेन्स। मैं हूं राजेश बिजारनिया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर वेलेन सॉल्यूशंस। तो नए चैप्टर के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें वेलेन सॉल्यूशंस और सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वेलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वेलेन कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, मिश्रण तैयार करते हैं, तो मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखें कि वेलेन केवल समांगी मिश्रण को कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर को कहेंगे। तो समांगी का अर्थ क्या है, क्या मतलब है? तो समांगी मिश्रण का अर्थ है जिसका संगठन और जिसके गुण एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, पूरे मिश्रण में एक समान संगठन, एक समान गुण, तो वो समांगी हो गया। तो समांगी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वेलेन कहेंगे। ये बात आपने अच्छी तरह से नोट कर ली, बात अपने समझ में आ गई। वेलेन की एक और विशेषता यह है कि इसमें घटकों के गुण कायम रहते हैं। जिन घटकों या जिन कंपोनेंट से मिलकर वो बना है, उनके गुण वेलेन बनने के बाद भी कायम रहते हैं। वो गुण बाद में भी रिटेन रहते हैं, यौगिक की तरह नहीं है जिसमें जिन घटकों के मिलने से वो बनता है वे घटक बाद में अपने गुण यौगिक में रिटेन नहीं रह पाते हैं, वो कायम नहीं रह पाते हैं। लेकिन यहां पर वेलेन में जिन घटकों के मिलने से वो वेलेन बना है, उनके गुण भी वेलेन में कायम रहते हैं। अच्छा, वेलेन में कितने घटक मौजूद हैं? इस आधार पर वेलेनों के कई प्रकार के नाम होते हैं। जैसे सबसे कॉमन प्रकार का इस चैप्टर में जिसको हम कवर करेंगे वो है द्विअंगी वेलेन। द्विअंगी वेलेन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी वेलेन का अर्थ क्या हो गया कि जिसमें दो घटक मौजूद हैं। यह सबसे सरल, सबसे सिंपल प्रकार का है। इसी प्रकार से तीन घटकों के मिलने से भी वेलेन बना हुआ हो सकता है, चार घटकों के मिलने से भी वेलेन बना हुआ हो सकता है। तीन घटकों वाले को त्रिअंगी वेलेन कह देंगे, दो वाले को हमने द्विअंगी वेलेन कहा है। तो द्विअंगी वेलेन या बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है वह वेलेन जो दो घटकों के मिलने से बना है। इस चैप्टर में केवल अपने को इसी प्रकार के वेलेनों को कवर करना है, इन्हीं पे अपना सारा का सारा फोकस रहेगा। तो ये बात अपने समझ में आ गई कि द्विअंगी वेलेन का मतलब है दो घटकों के मिलने से बना हुआ वेलेन। तो वो दो घटक कौन से हैं, उनके नाम से अपने को परिचित होना है। वे दो घटक हैं विलेय और विलायक। विलेय और दूसरा घटक है विलायक। विलेय और विलायक दोनों मिलकर बनाते हैं वेलेन। यानी हम कह सकते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बना लेते हैं सॉल्यूशन। ये एक द्विअंगी वेलेन को प्राप्त करने का तरीका है कि जब विलेय और विलायक दोनों को मिलाते हैं तो इससे तैयार होता है वेलेन। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली समझने योग्य और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब दो घटक हैं उनमें से विलेय किसको कहें और विलायक किसको कहें। तो यहां पर आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस पे ध्यान देना कि
विलय किसको कहें, विलायक किसको कहें, इसका फैसला करने के दो पॉइंट हैं, दो आधार हैं इसके। नंबर एक, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि विलयन की जो भौतिक अवस्था है, कि विलयन जब विलय और विलायक दोनों को मिक्स कर दिया और जो विलयन बना है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, वो ठोस है या वो द्रव है या वो गैस है, उसकी भौतिक अवस्था से मिलती हुई भौतिक अवस्था वाला जो घटक है उसको विलायक कहेंगे। पहले, सबसे पहले अपने को क्या ध्यान देना है कि विलय और विलायक दोनों में से किसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान है, उसको हम विलायक कहेंगे, चाहे उसकी मात्रा कम हो चाहे उसकी मात्रा ज्यादा हो। इसका एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए शर्करा का जलीय विलयन है 52%, शर्करा का जलीय विलयन है, या मैं कह दूं ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन। आइए प्रतिशत सांद्रता वाला आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं 52% ग्लूकोज का जलीय विलयन का मतलब यह हो गया कि जो 100 ग्राम विलयन बना हुआ है उसमें 52 ग्राम ग्लूकोज है और शेष 48 ग्राम जल है। इन दोनों को मिला के विलयन बना लिया। अब ज्यादा मात्रा तो इसमें ग्लूकोज की है। एक कॉमन कंसेप्ट है कि भाई जो ज्यादा मात्रा है उसको हम विलायक कहेंगे और कम मात्रा वाले को विलय कहेंगे, लेकिन हर बार ये सही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि दोनों जो घटक हैं उनमें से किसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान है, उसको हमें विलायक कहना है। जैसे इस उदाहरण में ग्लूकोज ठोस अवस्था में है, जल द्रव अवस्था में है, और दोनों को मिलाने से जो विलयन बना है वो द्रव अवस्था में है। तो विलयन द्रव अवस्था में है, कौन सा घटक उसके समान भौतिक अवस्था में है, जल। इसलिए कम मात्रा होते हुए भी इस विलयन में हमने कहा कि विलायक कौन है, जल है, विलायक इसमें जल है। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद अगली बात आपको यह देखनी है कि मान लीजिए दोनों ही घटक हैं, उनकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी है, तो अब वो कंसेप्ट लागू होगा। अगर दोनों घटकों की भौतिक प्रावस्था विलयन के समान है तो उनमें से जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है वो हो जाएगा विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित है वो हो जाएगा विलय। मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं कि 40 ml एथेनॉल को 60 ml H2O में मिलाकर हमने विलयन तैयार किया। तो देखिए एथेनॉल, इसकी भौतिक अवस्था द्रव है, लिक्विड है, जल ये भी लिक्विड है, इन दोनों को मिक्स कर लिया तो विलयन बना, वो भी लिक्विड है। तो भौतिक अवस्था दोनों ही घटकों की विलयन के समान है। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि ज्यादा मात्रा में कौन सा है। तो इनमें से ज्यादा मात्रा में है जल, तो यहां पर अब विलायक हो गया जल और विलय हो गया एथेनॉल। अब यहां पर यदि इनकी मात्रा में फर्क है, अगर मैं इसको मात्राओं को चेंज कर दूं, मैं कहूं कि 40 ml जल में 60 ml एथेनॉल को मिलाया है, तो वही बात, दोनों की भौतिक अवस्था द्रव है, विलयन की भी द्रव है, सेम है उसके जैसी। तो अब आप विलायक किसको कहेंगे? एथेनॉल को। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। तो जब भौतिक प्रावस्था विलयन के समान हो दोनों घटकों की, तो जो ज्यादा मात्रा में, जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो तो हो जाएगा विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित है वो हो जाएगा विलय। इसके बाद एक और कॉमन सी कंसेप्ट है, बार बार इस चैप्टर में अपने को पढ़ने को मिलेगा विलयन के लिए। कई जगह आप देखेंगे लिखा हुआ रहेगा तनु विलयन, कई जगह आप देखेंगे लिखा हुआ रहेगा सांद्र विलयन। तो इन दोनों कंसेप्ट को अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि तनु और सांद्र का क्या मतलब है। तो कई बार आप देखेंगे विलयन के साथ, लेबोरेटरी में भी आप देखते हैं, कोई भी अम्ल का विलयन रखा हुआ है और आप लेबल देखते हैं, किसी पे लिखा हुआ रहता है तनु H2SO4।
किसी पे लिखा हुआ रहता है सांद्र H2SO4, तो क्या फर्क है इनमें? तो तनु विलयन, जिसको अपन कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा कंसेप्ट अपन काम में लेते हैं सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो देखिए तनु और सांद्र विलयन, ये जो दोनों टर्म हैं, ये वास्तव में तुलनात्मक हैं, रिलेटिवली हैं, ये दोनों तुलनात्मक हैं। एक दो विलयनों की जब हम तुलना करते हैं तब ये काम में लेते हैं हम तनु विलयन और सांद्र विलयन। पहले इनका सामान्य जो अर्थ है वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो तनु विलयन का मतलब ये हो गया वह विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा उपस्थित है, विलय की कम मात्रा उपस्थित है। अगर विलय कम है उसमें तो वो तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अगर उसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, उपस्थित है, तो वो हो जाएगा सांद्र, यानी विलय की अधिक मात्रा। तो आप इस प्रकार से इनको नोट कर लेंगे। तनु विलयन में आप लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा उपस्थित होती है, तनु विलयन कहलाता है। और सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में आप लिख लेंगे वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसके बाद इस बात को अच्छी तरह से समझें हम कि इनमें वास्तव में अंतर क्या है। तो ये जो दोनों शुरू में मैंने बताया था, ये जो दोनों टर्म हैं ये तुलनात्मक हैं, कंपैरेटिवली काम में लेते हैं हम डाइल्यूट और कंसंट्रेट। तुलनात्मक किस प्रकार से, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इससे पूरी बात आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ये 3 पात्र अपन ने लिए, तीनों में ही 1-1 लीटर जल भरा हुआ है, तीनों में बराबर मात्रा है जल की, 1 लीटर H2O है तीनों में ही, ठीक है। A, B और C, ये 3 नाम दे दिए अपन। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा हमने डाली 10 ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया इसमें और विलयन तैयार कर दिया। इसमें ग्लूकोज हमने डाल दिया 20 ग्राम और इसमें डाल दिया 30 ग्राम, ठीक है। तो ये तीनों ग्लूकोज के जलीय विलयन हो गए। अब देखो वो तनु और सांद्र वाली बात समझते हैं। पहले सी को भूल जाएं हम और ए और बी की बात करें कि साहब ए और जो बी सॉल्यूशन है, इन दोनों में से सांद्र कौन सा है? तो हम कहेंगे कि साहब बी है, वो ए की तुलना में सांद्र है। या इसका उल्टा कह सकते हैं आप, ए विलयन है वो बी की तुलना में तनु है। अब इस बी की आप कंपैरिजन करो सी के साथ, तो दोनों में से किसकी सांद्रता ज्यादा हो गई? सी की। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तुलनात्मक रूप से सी में विलय की मात्रा अधिक है और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसको सांद्र कहते हैं। तो सी है वो बी की तुलना में अधिक सांद्र, इनकी सांद्रता का ये क्रम हो गया। अब बी की सिचुएशन देखो आप, बी जो विलयन है वो ए की तुलना में तो सांद्र है लेकिन सी की तुलना में तनु है। इसका मतलब कोई भी विलयन स्थायी रूप से तनु या स्थायी रूप से सांद्र नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी तुलना किस विलयन के साथ कर रहे हो। जिस विलयन के साथ आप उसकी तुलना कर रहे हो, अगर उसमें जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें अगर विलय की अधिक मात्रा उपस्थित है तो वो सांद्र हो जाएगा, अपना विलयन तनु हो जाएगा। और जिसके साथ तुलना कर रहे हो उसमें विलय की मात्रा कम है तो वो तनु हो जाएगा और अपने द्वारा लिया गया जो विलयन है वो सांद्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब तनु और सांद्र, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ये जो सॉल्यूशन के लिए टर्म्स काम में आती हैं ये तुलनात्मक रूप से काम में आती हैं, कंपैरिजन पे डिपेंड करने वाली टर्म ये हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो कॉपी में आप हेडिंग डाल लीजिए विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।
देखिए विलयनों का ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसका आधार है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था, उनकी फिजिकल स्टेट। ठोस, द्रव, गैस में से कौन सी भौतिक अवस्था में विलय और विलायक हैं, इस आधार पर ये विलयनों के प्रकार हैं। तो बच्चों मोटे तौर पर विलयनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। ये देखिए मुख्य प्रकार ये हैं 3 विलयनों के: गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन और नंबर 3 ठोस विलयन। ये मुख्य प्रकार हैं। यहाँ पर ये एक बात दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखनी है कि ये विलयनों के जो प्रकार है वो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर है। अच्छा, अब ये जो तीनों नाम हैं, जैसे गैसीय विलयन, अपन कह रहे हैं गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन का मतलब ये हुआ कि उसमें विलायक गैसीय अवस्था में है। ये जो प्रकार है, मुख्य प्रकार है विलयन के, ये विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर नाम दिया गया है। ये तो गैसीय विलयन है, इसका मतलब उसमें विलायक हमेशा गैसीय अवस्था में रहेगा। तो इसका मतलब ये देखो, इसमें विलायक में अपन ने तीनों जगह लिखा है गैस, गैस और गैस। 3 जगह क्यों लिखा है? क्योंकि विलायक गैसीय विलयन है, तो इतना तो अपने समझ में आ गया, तय बात है कि विलायक की भौतिक अवस्था तो क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। अब इसमें विलय की भौतिक अवस्था के 3 प्रकार संभव हैं। हो सकता है विलय भी गैस अवस्था में हो, या विलय द्रव अवस्था में हो, या फिर विलय ठोस अवस्था में हो। तो अगर विलायक गैसीय अवस्था में है तो 3 तरह की संभावनाएं बनती हैं उसमें: गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन और ठोस का गैस में विलयन। तो गैसीय विलयन के खुद के 3 प्रकार हो गए। और वो किस आधार पे? गैसीय विलयन अपन ने कह दिया तो एक बात तो तय हो गई कि उसमें विलायक की भौतिक अवस्था गैस है। अब उसमें विलय की जो भौतिक अवस्था की 3 संभावनाएं हैं, उसके आधार पे इसके 3 प्रकार हो गए। अब इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं अपन साथ में। तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल इसी प्रकार से अपने कॉपी में नोट करनी है। ये विलयन के प्रकार का कॉलम हो जाएगा, ये विलय यानी जो हमारा सोल्यूट है उसकी भौतिक अवस्था क्या है उसका कॉलम हो जाएगा। उसके बाद हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट, उसकी भौतिक अवस्था क्या है उसका कॉलम हो जाएगा। और लास्ट में सभी का एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए, जो गैसीय विलयन है उनमें पहला प्रकार देखते हैं इसका, गैस का गैस में विलयन। और इसका तो उदाहरण कोई भी 2 गैसें ले लें, जैसे यहां पर अपन ने लिया ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण। ज्यादातर इन एग्जाम्पलों में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हमने ले रखी है गैस। वो इसलिए है, आप जानते हैं नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस होती है। अगर हम कोई ऐसी 2 गैसें ले लें जो आपस में क्रिया करके नया यौगिक बना लें, तो फिर तो वो मिश्रण वाली विलयन वाली बात उसमें रहेगी नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल लेते समय हम एक गैस इस प्रकार की लें जो निष्क्रिय गैस है, ताकि उनका मिश्रण, उनका विलयन बन सके, वो आपस में क्रिया करके कोई नया यौगिक न बना ले। तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैसों को मिक्स किया तो दोनों एक दूसरे में समांगी रूप से फैल जाती हैं और विलयन का निर्माण करती है। अब इसमें दूसरा प्रकार हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन। द्रव यहां पर विलय के रूप में है और गैस विलायक के रूप में। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म यहां पर विलय के रूप में है जो द्रव अवस्था में होता है, और नाइट्रोजन गैस में इसका बना हुआ मिश्रण, इसका बना हुआ विलयन, इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी संभावना इसमें हो जाएगी ठोस का गैस में विलयन। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कपूर, कैम्फर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। आप सभी जानते हैं कि कपूर में ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन का गुण होता है। यह वो गुण होता है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में, सीधे वाष्प प्रावस्था में बदल जाते हैं। तो नाइट्रोजन गैस में कपूर को रखेंगे तो ये गैसीय प्रावस्था में, वाष्प प्रावस्था में आएगा और नाइट्रोजन में एक समान रूप से, समांगी रूप से फैल जाएगा और ये ठोस का गैस में विलयन तैयार हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार हो गए गैसीय विलयन के।
अब इसी प्रकार से हमने शुरू में इस बात को समझ लिया था कि ये जो मुख्य प्रकार हैं वो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे हैं। तो अगर विलायक द्रव है तो उन विलयनों को हम कह देंगे द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमारा जो फोकस है वो लिक्विड सॉल्यूशंस पर ही रहेगा। अब आप समझ गए कि अगर द्रव विलयन है इसका मतलब विलायक तो हो जाएगा उसमें द्रव, और विलय की वही जैसे ऊपर देखा था सेम वही सिचुएशन, विलय की फिर से यहां 3 संभावनाएं भौतिक अवस्थाओं की, और उसी आधार पर द्रव विलयन के 3 प्रकार हो जाएंगे। संभावना नंबर 1, गैस का द्रव में विलयन, और ये बहुत कॉमन है। जैसे इसका सबसे सिंपल सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल हम देखें तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि जलीय जो जितने भी जीव हैं वो श्वसन करते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, वो जल में द्रव में घुली हुई है। और इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं तो उसमें आपको पता है जल में कौन सी गैस घुली हुई रहती है, CO2, वो भी इसके एग्जाम्पल में है। दूसरी संभावना इसमें ये हो गई कि द्रव का द्रव में विलयन, यानी द्रव ही विलय है और द्रव ही विलायक की भौतिक अवस्था है, दोनों द्रव अवस्था में हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल में एथेनॉल का विलयन। जल यहां पर विलायक के रूप में है, द्रव अवस्था में है, एथेनॉल यहां पर विलय के रूप में है, द्रव अवस्था में है। तो जल का एथेनॉल में विलय। तीसरा इसमें जो प्रकार है, तीसरी इसकी जो संभावना है वो हो जाएगी ठोस का द्रव में विलयन, और ये भी दैनिक जीवन में बहुत कॉमन है। जैसे जल में ग्लूकोज का विलयन हो गया, ग्लूकोज को अपन पानी में डालकर घोल लें तो वो एक समान रूप से पूरे जल में फैल जाता है, समांगी विलयन बना लेता है। और इसी प्रकार से आप इसमें ऐड कर सकते हैं नमक का जलीय विलयन, नमक को अपन जल में घोल लें तो वो भी ठोस का द्रव में विलयन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, ये तीनों प्रकार हो गए द्रव विलयन के। इनमें आप देख रहे हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था तीनों में द्रव है, और विलय की 3 प्रकार की संभावनाओं के आधार पर इसके भी 3 प्रकार हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रकार अपना हो जाएगा ठोस विलयन। ये शुरू में क्लियर कर लिया था अपन ने कि ये जो प्रकार है ठोस विलयन का मतलब वे विलयन जिनमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होती है। तो विलायक की भौतिक अवस्था देखो तीनों जगह अपन ने ठोस लिखी है। अब इसमें भी वही 3 संभावनाएं कि विलय हो सकता है गैस हो सकता है द्रव हो सकता है ठोस हो। तो इसी के आधार पर 3 संभावनाएं इसकी भी हो जाएंगी। सबसे पहली संभावना हम देखते हैं गैस का ठोस में विलयन, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस में जहां भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं अपन, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसको उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण भी अपन कहते हैं। तो आपको याद होगा कि वहां पर अपन उत्प्रेरक इनमें से लेते हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यह है कि ये जो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम होते हैं उनकी सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन ये गैस का ठोस में विलयन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलो इसके बाद देख लेते हैं इसका नेक्स्ट दूसरा प्रकार, वो है द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में मतलब द्रव यहां पर विलय है और ठोस है वो विलायक है। और इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल देखें आप, पारा यानी मरकरी का सोडियम धातु के साथ बना हुआ अमलगम। यहां पर सोडियम है वो ठोस अवस्था में है, और पारा जो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी। और देखो पारा या मरकरी का किसी भी धातु के साथ जो समांगी मिश्रण जो विलयन बनता है उसको अपन कहते हैं अमलगम। तो ये पारे का सोडियम धातु के साथ बना अमलगम, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द्रव का ठोस में विलयन। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार आ जाता है, और वो तीसरा प्रकार है ठोस का ठोस में विलयन, यानी विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था यहां पर ठोस है।
और इसका बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल कॉपर का Au में विलयन। तो विलयन शब्द को बिल्कुल क्लियर रखें आप। विलयन का मतलब है समांगी मिश्रण। एक पदार्थ दूसरे में एक समान रूप से फैला हुआ होना चाहिए, होमोजीनस मिक्सचर, वही सॉल्यूशन है। तो जैसे आपको पता ही है कि जो Au है, गोल्ड है, आभूषण बनाते समय ये Au जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। बिल्कुल शुद्ध Au से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसमें कठोरता लाने के लिए उसमें तांबा यानी कॉपर मिलाया जाता है। तो कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड में एक समान रूप से फैल जाते हैं, तो बन गया दोनों का विलयन। तो ये ठोस का ठोस में विलयन। इसके अलावा जो मिश्र धातु जिनके साथ आप बहुत ही फेमिलियर हैं, जानते हैं, एग्जाम्पल जैसे पीतल है, तो पीतल में आपको पता ही है कॉपर के साथ क्या मिक्स रहता है, जिंक। कॉपर के साथ जिंक मिक्स रहता है पीतल में, ब्रास में। और दूसरा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कांसा, ब्रॉन्ज, उसमें कॉपर के साथ कौन सी धातु मिक्स रहती है, टिन। तो ये भी दोनों ठोस के ठोस में विलयन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। चलो, इस तरह से ये वर्गीकरण की बात हमारे समझ में आ गई कि विलयनों के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, उनका आधार है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था। और विलयन को जो मेन 3 प्रकार में बांटा गया है, जो मेन 3 टाइप्स हैं इसके, उनका आधार है विलायक की भौतिक अवस्था। अब विलायक की भौतिक अवस्था 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसी आधार पे ये 3 प्रकार है। गैसीय विलयन का मतलब विलायक की भौतिक अवस्था गैस होगी, और अगर विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है तो वो द्रव विलयन, विलायक की भौतिक अवस्था ठोस है तो वो ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन इट मीन्स विलायक की भौतिक अवस्था तो गैस है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन विलय की भौतिक अवस्था की 3 संभावनाएं, तो 3 तरह के ये हो गए। द्रव विलयन में भी विलय की 3 भौतिक अवस्थाओं की संभावनाएं, तो 3 प्रकार ये हो गए। ठोस विलयन में भी विलय की 3 प्रकार की संभावनाएं, तो 3 ये हो गए। तो कुल मिला के 3, 6 और 9, यानी टोटल भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। तो ये चीज हमने समझी कि विलय और विलायक की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर विलयनों को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो इसको बिल्कुल उदाहरण सहित अच्छी तरह से नोट करना है और हर कंसेप्ट को, इसको अच्छी तरह से अपने को समझ लेना है।